सभी का अभिनंदन करती हूँ। मैं छाया प्रसाद बहुभाषीय साहित्यिक संस्था के एक सदस्य हूँ और मैं आप लोगों के सामने अपनी एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है लाल हवेली। आज सुबह अस्पताल में एक एक कर मरीज देख रही थी। तभी अस्पताल का स्टाफ महावीर आकर कहने लगा, डॉक्टर साहब, लाल हवेली से बहू रानी दिखाने आई हैं, अंदर भेज दूं? मैंने कहा, कतार में लगी हैं ना, आने दो, देख लूँगी। तभी कमरे में दो जवान लड़के दाखिल हुए। मैंने कहा, किसे दिखाना है? उसी वक्त एक औरत भी अंदर आते हुए बोली, मुझे दिखाना है। मैंने जब उसे देखा तो थोड़ी देर तक देखती ही रह गई। मैं समझ गई ये दोनों जवान लड़के इनके ही बॉडीगार्ड हैं। मैंने उन्हें प्यार से बाहर जाने को कहा। जब वो महिला मेरी ओर मुखातिब हुई तो उनकी अद्भुत सुंदरता देखकर मैं स्तब्ध रह गई। उसे देखकर मेरे कक्षा में पढ़ने वाली मीना की याद आ गई। बिल्कुल वही सुंदरता, गोरी नारी, गुलाबी होठ, छरहरा बदन, काले लंबे बाल, नीले रंग की साड़ी में मेरे सामने खड़ी थी। मैं चाहते हुए भी अपने को रोक न सकी और पूछ लिया, क्या तुम्हारा नाम मीना है? हाँ हाँ, मैं मीना हूँ। क्या तुम अनीता हो? अरे, तुम भी मुझे पहचान ली, वो भी इतने दिनों के बाद। मीना, तुम बिल्कुल नहीं बदली। अनीता, तुम भी तो नहीं बदली हो। अनीता, तुम अगर बदल भी जाती तो मैं तुम्हें पहचान लेती। तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? तुम हमारे क्लास की मेधावी छात्रा जो थी। तभी तो आज डॉक्टर की कुर्सी पर विराजमान हो। बस बस, इतनी तारीफ करने की ज़रूरत नहीं। मैं तो कह रही थी कि तुम बिल्कुल नहीं बदली। हाँ अनीता, मैं तो नहीं बदली, पर हमारे हालात ज़रूर बदल गए हैं। मैं समझ गई उसके बदलते हालात का मतलब। मैंने सुना था कि उसकी शादी किसी राजघराने में हुई है और वो पढ़ाई भी छोड़ दी है। पर ये क्या? उसके सुहागिन होने के कोई निशान नहीं नजर आ रहे थे। आगे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने कहा, कहो कैसे आना हुआ? उसने झट से कहा, कोई डॉक्टर के पास क्यों आता है? तो बताओ क्या तकलीफ़ है? देखो, मेरी तकलीफ़ मुझे यहाँ तक ले आई, इसकी मुझे बहुत खुशी है। ऐसी खुशी तो मुझे पहले कभी मिली ही नहीं थी। अगर ये तकलीफ़ नहीं होती तो क्या मैं आज तुमसे मिल पाती? अब मेरी तकलीफ़ सुनो। इधर कुछ दिनों से मेरे सिर में दर्द रहता है। पेन किलर खाना पड़ता है, नींद नहीं आती, मन भारी भारी सा लगता है, थकावट भी लगती है। चलो देखती हूँ। मैंने सबसे पहले मीना का ब्लड प्रेशर देखा। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था। मैंने कहा, थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ा है, कोई बात नहीं, थोड़ा परहेज और कुछ बातों का ध्यान रखोगी तो सब ठीक हो जाएगा। क्या पहले भी ब्लड प्रेशर की शिकायत थी क्या? नहीं, पहले दिखाया ही नहीं। वैसे कभी कभी ऐसी तकलीफ़ें हो जाया करती थी, पर मैंने यूं ही दिखाया ही नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हें दवा नहीं दूंगी, कुछ बातों का ख्याल रखना। अगर परहेज से रहोगी तो सब ठीक हो जाएगा, दवा खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगले सप्ताह फिर तुम्हें देख लूँगी। बस कुछ परहेज करना होगा, नमक की मात्रा थोड़ा कम खाना, तली हुई चीज़ें से परहेज करना, थोड़ा आराम, चिंता नहीं करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ भी घबराने की बात नहीं। अब तुम्हारा साथ मिल गया है तो घबराना कैसा अनीता? पर एक बात कहूँ अनीता, अगले सप्ताह तुम मुझे देखने मेरे घर आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। आओगी ना? साथ बैठकर बातें करेंगे, खाना वाना खाएंगे, कुछ तुम्हारी सुनेंगे, कुछ अपनी सुनाएंगे और इलाज भी होगा और पुरानी बातों को ताज़ा करेंगे। ज़रूर आऊँगी। अभी अभी तो सप्ताह पहले मैं आई हूँ। अभी अभी हमारा यहाँ तबादला हुआ है। ये शहर मेरे लिए बिल्कुल नया है। तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। चलो, कोई अपना तो मिला।
अभी तो ड्यूटी पे हूँ, संडे को तुमसे मिलती हूँ। मीना जाते हुए बोलने लगी, संडे को तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। मीना चली गई, पर उसके विषय में सब कुछ जानने की इच्छा तीव्र हो रही थी। संडे को जाऊँगी तो सारी बातें पता करूँगी। इंतज़ार भी ख़त्म हुआ, संडे का वो दिन भी आ गया। मैं झटपट अपने कामों से निपट कर मीना के यहाँ के लिए चल पड़ी। छोटा शहर होने के वजह से कोई परेशानी नहीं हुई। शायद वहाँ कोई ऐसा होगा जो लाल हवेली को नहीं जानता हो। मैं जब उसके हवेली के बड़े गेट पर पहुँची, तभी उनके दोनों बॉडीगार्ड मुझे पहचान लिए और बड़े ही आदर से कार का दरवाज़ा खोलकर मुझे अंदर ले गए। नाम के अनुसार बड़ी सी लाल हवेली थी जो कंपाउंड के बीचों बीच खड़ी थी। कुछ नौकर चाकर इधर उधर घूमते नजर आ रहे थे। मैं अंदर ड्राइंग रूम में आई। बैठक का कमरा बहुत ही करीने से सजा हुआ था। राजसी ठाट बाट की झलक स्पष्ट दिखाई दे रही थी। तभी मीना मुस्कुराते हुए आई, कहने लगी, सुबह से तुम्हारे आने की खुशी में उतावली हो रही थी। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं मीना, कोई तकलीफ नहीं। अरे तुम्हारी हवेली को कौन नहीं जानता। मेरा ड्राइवर भी तो यहीं का रहने वाला है। एकदम सही जगह पर ले आया। हम बातें कर ही रहे थे, तभी दो महिलाएं अंदर आईं। दोनों मुस्कुरा रही थीं। एक की उम्र थोड़ी ज़्यादा थी, दूसरे की थोड़ी कम। मीना ने उन दोनों से मेरा परिचय करवाया। पहले उम्रदराज महिला को दिखाते हुए कहने लगी, ये मेरी माँ हैं, बड़ी माँ, और दूसरी मेरी छोटी माँ। मेरे आने की खुशी उन दोनों के चेहरे से साफ साफ झलक रही थी। कुछ देर बातें हुई, फिर वो दोनों ये कहते हुए चली गईं कि अब तुम दोनों सहेलियां बैठकर बातें करो। मुझे लगा ये दोनों भी दुर्भाग्यवश अपने पति को खो चुकी थी। मीना मेरे पास आकर बैठ गई। बातें कहाँ से शुरू करूँ, क्या कहूँ, समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि उसकी घर की स्थिति बहुत कुछ समझ में आ गई थी। फिर भी हिम्मत करके पूछ लिया, मीना, मैंने स्कूल छोड़ने के कुछ सालों बाद सुना था कि तुम्हारी शादी हो गई है और तुम पढ़ाई भी छोड़ दी हो। तुमने ठीक ही सुना था। स्कूल की पढ़ाई ख़त्म होते ही पिताजी ने हमारी शादी कर दी और तब से मैं यहाँ आ गई। फिर कहाँ पढ़ाई और कहाँ लिखाई, सब कुछ छूट गया। और तुम्हारे पति, अब वो इस दुनिया में नहीं है। मीना की आंखें नम हो गई। मैं भी अस्थिर सी हो गई। मीना अपनी आंखों को पल्लू से पोंछते हुए कहने लगी, क्या बताऊं अनीता, शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। किसी चीज़ की कमी नहीं थी। काफ़ी ठाट बाट थे। फिर भी न जाने किसकी नज़र लग गई कि सारा सब कुछ उजड़ गया। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ऐसा क्या हुआ? मीना कहने लगी, शादी के 2 साल बाद ही मैंने अपने पति को खो दिया। आगे कुछ पूछने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। और तुम्हारे ससुर जी? क्या बताऊं, दुखों का सिलसिला थमा कहाँ था। पिताजी को पुत्र आघात ऐसा लगा कि कुछ दिनों के बाद पता नहीं कहाँ चले गए। कुछ पता ही नहीं चला। तरह तरह की शंकाएं हो रही थी। चारों ओर लोग उनकी तलाश में लगे हुए थे। तभी एक दिन अचानक वो एक लड़की लेकर घर आ गए। लड़की दुल्हन की तरह सजी थी। ससुर की दिमागी स्थिति कुछ ठीक नहीं लग रही थी। ये लड़की कौन है? पूछे जाने पर कहने लगे, मैंने वंश चलाने के लिए इस गरीब लड़की से शादी कर ली है। अब तुम ही बताओ, सबों पर क्या बीती होगी। ऐसा कुठाराघात असहनीय था। वो छोटी सी कमसिन लड़की, जिसे शायद अपनी शादी का मतलब भी पता नहीं था,
गहने कपड़े पहनकर खुश थी। मीना आगे कुछ कहती तभी एक नौकर चाय लेकर आ गया। बातों का सिलसिला थोड़ा थमसा गया। चाय के साथ मीना अपने मन की व्यथा परत दर परत खोलने लगी। और तुम्हारी सासू जी पर क्या बीती होगी, उनकी तो क्या बताऊं, इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, मूर्छित होकर गिर गई। होश आने के बाद बिस्तर से उठ ही नहीं पाई। काफ़ी इलाज होने के बाद अब बेजान सी जिंदगी काट रही हैं। ससुर जी की दूसरी शादी के बाद माँ ने पिताजी से कभी कोई बात ही नहीं की और ना ही उनका चेहरा देखा। उनके ऐसे घृणित काम से सभी बहुत दुखी थे। बढ़ती उम्र और ऐसे आघात ससुर जी भी सहन नहीं कर पाए और कुछ दिनों के बाद वो भी चल बसे। इतना दुख, इतनी पीड़ा, ऐसा वज्रपात। मीना क्या करती, क्या करती? उस बच्ची का तो सोचो जो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, पर इतना तो समझ गई थी कि मेरा सुहाग उजड़ गया है। समय और उम्र बढ़ने के साथ सब कुछ समझ में आ गया। अपने किस्मत और अपने माँ बाप को कोसती रही। मैं करती भी तो क्या करती? इतनी बड़ी सल्तनत, जमीन जायदाद और देखने वाला कोई नहीं। जी चाहता था मैं भी अपने आप को ख़त्म कर लूं, पर मेरे साथ 2 जिंदगियां और जुड़ी थीं। एक बड़ी लाचार औरत, दूसरी नादान। किसी तरह अपने को संभाला। दुखों के बोझ ने मुझे पत्थर बना दिया। लोगों के कहने पर परिवार का स्तंभ बनकर इस मझधार को में नैया खेने लगी। वो सारे काम करने लगी जो हमारे पति और ससुर किया करते थे। बड़ी माताजी की काफ़ी उम्र हो गई थी। छोटी माताजी बिल्कुल स्वस्थ थी पर शिक्षित न थी, जिसकी वजह से वो मेरी कुछ मदद नहीं कर पाती थी। वैसे मैं उन्हें शिक्षित करने के लिए एक शिक्षक रख दिया है। उनकी पढ़ाई लिखाई चल रही है। ईश्वर की इच्छा हुई तो वो भी पढ़ लिख कर हमारे कामों में अपना हाथ बटाएंगी। बड़ी माँ उसे बहुत प्यार करती हैं। कहती हैं इसमें इसका क्या दोष है, ये सौत नहीं, हमारी बेटी जैसी है। यही हमारी कहानी है अनीता, बस यूं ही जिंदगी चल रही है। अपनी कहानी सुनाकर मीना बिल्कुल शांत हो गई। मैं तो उसकी दुखद कहानी सुनकर स्तब्ध रह गई। क्या बोलूं, क्या नहीं बोलूं, कुछ समझ नहीं पाती थी। मीना को अपने सीने से लगा लिया। वो मुझे जोर से पकड़कर रोने लगी। तभी एक नौकर आकर कहा, बहू रानी, खाना लग गया है। मीना अपने को संभालते हुए कहा, आज तुम्हारा स्नेह पाकर मेरी व्यथा फूट पड़ी है। चलो अब खाना खाते हैं। खाने के टेबल पर देखा कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बने थे। दोनों माताएं पहले से बैठकर हम लोगों का इंतजार कर रही थीं। खाते समय थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें होती रहीं। खाना खाया, फिर थोड़ी देर और कुछ बातें हुई। फिर मैं उन लोगों से विदा लेकर घर आ गई और उसी के विषय में सोचती रही। मैं घर आई और मीना के बारे में, उनके परिवार के बारे में ही सोचती रही। उसकी दुखद कहानी मुझे बहुत आहत कर गई थी। मैं सोची जितना कुछ मैं कर पाऊंगी उसके लिए करूंगी, उसकी मदद करूंगी, उसकी सूनी जिंदगी में फिर से खुशियां लाने की कोशिश करूंगी। यही सोचते सोचते न जाने नींद ने कब अपने आगोश में मुझे ले लिया। धन्यवाद।